तो हेलो बुरन, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर गति के बारे में बताने वाला हूं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर कितना गति होगा, उसका कितना मोशन होगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम सभी डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर गति क्या होती है, उसका मोशन क्या होता है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल के बारे में, आवेशित कण पर फोर्स के बारे में बनाया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। यदि आपको वह टॉपिक नहीं समझ में आता है फोर्स वाला, तो आप इस टॉपिक को भी आसानी से नहीं समझ सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जो मैंने आवेशित कण पर फोर्स के बारे में बनाया था। तो इस वीडियो को आप देखिए, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जो आवेशित कण पर गति है ये दो प्रकार से हो सकती है। मतलब जब कोई कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र में दो प्रकार से एंटर हो सकता है ना, दो प्रकार क्या, तीन प्रकार से एंटर हो सकता है। एक तो उसके परपेंडिकुलर एंटर हो सकता है, एक तो उसके पैरेलल एंटर हो सकता है, और एक उसके किसी एंगल पर एंटर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख ली है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। मतलब यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में उसके पैरेलल प्रवेश करता है, उसके पैरेलल एंटर करता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र की गति होगी। तो यहाँ पर जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल एंटर करता है, तो जब मैंने फोर्स के बारे में आपको बता रहा था, तो यहाँ पर यह बराबर जो फार्मूला आया था QVB sin थीटा फार्मूला आया था। तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें जो फोर्स का फार्मूला आया था यह बराबर QVB sin थीटा। तो यहाँ पर यदि चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर जो थीटा है, जो एंगल थीटा है, ये 0 हो जाता है। तो जो F का मान है ये भी 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होगा। तो यहाँ पर 0 का मल्टीपल करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये भी 0 हो जाएगा। मतलब यदि कोई कण है, यदि कोई आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब पैरेलल प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो सीधा चला नहीं जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई ऐसे जा रहा है कोई पार्टिकल, तो जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये सीधे ऐसे चला जाएगा। तो मतलब यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो वह सीधा चला जाता है बिना किसी दिशा में मुड़े हुए। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था बेसिकली। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी देख लेते हैं कि यदि कोई आवेशित कण जो है परपेंडिकुलर मतलब लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख ली है कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, तो उसका मान क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख ली है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो क्रॉस साइन है ये यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। मतलब यह कागज़ का तल है, जब एक प्लेन है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ऐसे है, तो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस का साइन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर यदि कोई कण है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी होगी, और कोई कण मान लीजिए ऐसे प्रवेश कर रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, और कोई कण ऐसे प्रवेश कर रहा है, ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो उसके लंबवत ही तो होगा। तो यहाँ पर यदि कोई कण, ये पॉइंट इसको मैं O मान लेता हूँ, यदि कोई कण पॉइंट O से प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत, ऐसे प्रवेश करेगा, फिर इसके बाद इस पर एक फोर्स लगेगा। मतलब जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स भी लगता है, जो मैंने आपको कल बताया था, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हम निकाल सकते हैं उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर जो अंगुली है ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ जा रहा है और ये कण की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टिकल की दिशा, मतलब पार्टिकल की दिशा यही तो है, इधर की तरफ।
तो ये पार्टिकल की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अंगूठा जो है ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहाँ पर मैंने एफ बनाया हुआ है। मतलब इस पॉइंट पर यदि कोई कण इधर की तरफ गति कर रहा है तो उस पर एक बल भी लगेगा ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए इधर की तरफ कोई गति कर रहा है कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति इधर की तरफ उसको खींच रहा है, तो धीरे धीरे यह व्यक्ति जो होगा इधर की तरफ ऐसे टेंड करने लगेगा ना। मतलब जब कोई इधर से फोर्स लगा रहा है तो धीरे धीरे इधर की तरफ मुड़ने भी लगेगा। तो उसी प्रकार और आगे जाएंगे तो इधर की तरफ मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो ऐसे फोर्स लगता लगता यहाँ पर इस पॉइंट पर आएंगे, तो इस पॉइंट पर भी हम कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है नीचे की तरफ और जो कण की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, तो जो फोर्स लगेगा कुछ इधर की तरफ लगेगा जहाँ पर अंगूठा मेरा टेंड कर रहा है। अंगूठा की डायरेक्शन जो है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। उसी प्रकार यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा इस पॉइंट पर भी निकालें तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो ऐसे हर पॉइंट पर अंदर की तरफ फोर्स लगता हुआ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जब कण घूमेगा तो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, क्योंकि अंदर की तरफ एक तो फोर्स लग रहा है और जब ऐसे जा रहा है तो फोर्स लगने के कारण धीरे धीरे सर्कल बना जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है कि वह एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। तो यहाँ पर बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद इसका कुछ डेरिवेशन है, इसमें फार्मूले का कुछ डेरिवेशन है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन करूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पर इस फिगर के द्वारा मैं यदि आपको समझाऊँ तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है सभी पॉइंट्स पर, तो इसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यह बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन आर होता है। मतलब पार्टिकल का जो मास है एम है और वेलोसिटी भी है, और जो इसकी त्रिज्या है सर्कुलर पाथ की आर है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो अभिकेंद्र बल होगा, यह बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और जो क्या कहते हैं, जो आवेशित कण पर जो फोर्स लगेगा वो यह बराबर क्यू भी बी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर अगर साइन थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो यह बराबर क्यू भी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यह बराबर क्यू भी बी है और यहाँ पर यह बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन आर है। तो यहाँ पर जो यह बराबर क्यू भी बी है, जो आवेशित कण पर जो फोर्स लग रहा है और जो अभिकेंद्र बल है, ये आपस में बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको आपस में बराबर कर लेते हैं, इसके जरिए हम यहाँ पर फार्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यह बराबर जो क्यू भी बी है ये इसके एम भी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। तो यहाँ से कोई फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यदि आर का मान निकालें तो यहाँ से स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू बी को नीचे ट्रांसफ़र करते हैं, तो एम भी अपॉन क्यू बी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एम भी अपॉन क्यू बी। यदि हम सर्कुलर पाथ के त्रिज्या की बात करें तो आर बराबर एम भी अपॉन क्यू बी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए इसके बाद हम और फार्मूलों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो आर है ये सर्कुलर पाथ की त्रिज्या है, एम जो है इस पार्टिकल का वेग है जो चुंबकीय क्षेत्र में इंटर कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये वेलोसिटी है भी, क्यू जो है आवेशित कण का आवेश है, आवेशित कण पर आवेश, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोई एक मान नहीं दिया होगा, उसको आपको पूछ लिया जाएगा 3-4 मान देके। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी क्या कहते हैं और फार्मूले के बारे में यहाँ पर पता कर लेते हैं कि और फार्मूले बहुत सारे कैसे निकाले जाएंगे। और ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत सारे। यहाँ पर मैं एक बात और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये इसकी डायरेक्शन है, आवेशित कण की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो जब मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो जो आवेशित कण की डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। उसी प्रकार जब मैं नेगेटिव चार्ज लूँगा तो जो आवेशित कण की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इधर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर यदि हम कोई नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं जिसको इसके अंदर एंटर करा रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, तो जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे कुछ घूमेगा क्लॉकवाइज। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम इसके और फार्मूले का निगमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो के बराबर एम भी स्क्वायर, मतलब हाफ एम भी स्क्वायर, जो गतिज ऊर्जा है, कण की गतिज ऊर्जा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
और के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो भी होगा इसका मान कैसे निकलेगा, 2 को ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और एम को नीचे और इसको अंडर रूट में कर देंगे, तो भी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 के एम। तो यहाँ से कैसे हम फार्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी की वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से कैसे फार्मूला निकलेगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जब भी का मान पुट करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम अंडर रूट 2 के होल अपान क्यू इंटू बी। यहाँ से जब एम को कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा आर बराबर अंडर रूट 2m के अपान क्यू बी। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जब आपको कण की गतिज ऊर्जा दी गई होगी, काइनेटिक एनर्जी दी गई होगी कण की, तो यहाँ पर इस फार्मूले को आप लगाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये दोनों फार्मूले जो मैंने बताए ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं कहीं पर। तो चलिए इसके बाद हम और फार्मूले के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर जो मेरा पेपर है ये भर गया है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको फार्मूले को निगमन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आर बराबर क्या आया था, अंडर रूट 2m के अपान क्यू बी आया था, और आर बराबर एम भी अपान क्यू बी आया था। तो यहाँ पर यदि जो कण है ये भी वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब जो यहाँ पर कण है ये इसको मैं पार्टिकल मान रहता हूँ, इस पर भी वोल्टेज लगाया जाता है, भी विभवांतर लगाया जाता है, तो एक्सेलरेट कर रहा है भी वोल्टेज से एक्सेलरेट जब कर रहा है तो इसका मान क्या आएगा, तो जो गतिज ऊर्जा का मान होगा क्यू इंटू भी हो जाएगा। तो यदि कण भी वेग से एक्सेलरेट कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा के इक्वल टू क्यू इंटू भी हो जाएगा। यहाँ पर जब हम के मान रखेंगे तो यहाँ पर क्यू भी रखेंगे, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट 2m के इंटू भी, क्यू इंटू भी, के जगह पर क्यू भी। तो यहाँ पर जब क्यू को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्यू अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बी को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m भी अपान क्यू। तो यहाँ पर आर बराबर 2m भी अपान क्यू, यहाँ पर बी बाहर आ गया है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके पेपर के लिए। तो आई होप आप सभी को जो मैंने 3 फार्मूले बताए, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम इसका एक टाइम पीरियड का फार्मूला भी यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं कि जो तो चलिए इसके बाद हम सभी यहाँ पर एक टाइम पीरियड का फार्मूला भी डिराइव कर लेते हैं, आवर्तकाल का फार्मूला। इसके बाद हम जो आवृत्ति होती है उसका फार्मूला भी यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जब आवर्तकाल का फार्मूला ड्राइव करते हैं तो मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है अपने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि जो सर्कल का जो क्या कहते हैं जो परिधि होती है ये 2πr होती है। तो यहाँ पर जो कण है, कण एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यदि कण का जो आवर्तकाल है, कण का जो टाइम पीरियड है t है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr इंटू भी हो जाएगा। मतलब जो टाइम पीरियड है कण का ये 2πr अपान भी हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम r का मान समीकरण इसमें रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर r का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो भी इंटू टी अपान 2π। तो यहाँ पर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम भी अपान क्यू बी। तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसमें क्या फार्मूला निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ से जब हम t इक्वल टू निकालेंगे तो 2πm अपान क्यू इंटू बी आ जाएगा। t इक्वल टू 2πm अपान क्यू इंटू बी आ जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला। ये t है जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला और ये फार्मूला और ये फार्मूला, 4 फार्मूले मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो चलिए इसके बाद जो आवृत्ति है, यदि कण का टाइम पीरियड इतना है तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, आवृत्ति जो होती है कण की आवृत्ति जो होती है ये टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। यहाँ पर जब टाइम पीरियड को नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बी अपान 2πm,
जो आवृत्ति होगी QB/2πm होगी। आवृत्ति जो होती है इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ n बराबर QB/2πm हो जाएगा। तो आई होप आप सबको आवृत्ति, टाइम पीरियड, फिर इसके बाद रेडियस निकालने का फार्मूला, फिर और सभी जो मैंने आप सभी को यहाँ पर डेरिवेशन कराए फार्मूले के, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी यहाँ पर क्या समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझने वाली बहुत अच्छी सी है। तो यहाँ पर यदि मैं आपको समझाऊँ तो क्या मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड t है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो आवृत्ति है ये भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब जो टाइम पीरियड है और जो आवृत्ति है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यदि कण का जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी बढ़ेगी यहाँ से। मतलब कण की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर कण की वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर रेडियस भी इंक्रीज होगा। मतलब कोई कण है ये ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है तो उसका जो रेडियस होगा वो भी बड़ा होगा। मतलब जो कण है इसकी वेलोसिटी अधिक है तो रेडियस भी अधिक होगा, और यदि कोई कण है इसकी वेलोसिटी जो कम है तो रेडियस भी कम होगा। मतलब कोई कण ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है तो उसका रेडियस जो है बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में घूमेगा। और यदि कोई कण बहुत धीरे धीरे घूम रहा है तो बहुत छोटे से क्षेत्र में घूमेगा। मतलब यदि किसी कण को 1 घंटे हम टाइम पीरियड दे देते हैं, तो यदि किसी कण की जो गति है बढ़ा देते हैं तो दूर का क्षेत्र कवर करेगा, दूर भरे क्षेत्र में घूमेगा। और यदि उसी 1 घंटे के लिए किसी कण की गति जो है धीमे कर देते हैं तो जो कण है ये छोटी रेडियस में घूमेगा, मतलब छोटा क्षेत्र कवर करेगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि यदि कोई कण किसी एंगल पर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उसका मान हम किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है कि यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी एंगल थीटा पर प्रवेश करता है तो उसका मान क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, और मान लेते हैं यही चुंबकीय क्षेत्र है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र में बना लेता हूँ यहाँ पर। और यदि कोई कण है इसमें किसी एंगल पर प्रवेश कर रहा है, ये मैं कण को बना लेता हूँ, ये किसी एंगल पर प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर जो एंगल है ये थीटा है। मतलब किसी एंगल थीटा पर जब प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो जब थीटा एंगल पर प्रवेश कर रहा है तो जो फार्मूला होता है F बराबर QVB sin थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये तो फोर्स है, हम इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हम इसकी गति निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है और ये किसी एंगल थीटा पर प्रवेश कर रहा है, ये मान लेते हैं ऐसे प्रवेश कर रहा है भी, इसकी वेलोसिटी है, एंगल थीटा पर प्रवेश कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो क्या कह सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे होता नहीं है कि 2 घटकों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 घटकों में बांट सकते हैं। जो ये समांतर घटक होगा ये भी cos थीटा होगा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये भी sin थीटा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जब इसके समांतर प्रवेश करेगा तो इसका मान 0 होता है, और जब इसके परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो इसका मान क्या होता है, यह बराबर QVB होता है। जब पैरेलल प्रवेश करता है तो 0 होता है, जब परपेंडिकुलर यहाँ से प्रवेश करेगा तो यह बराबर QVB होता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे प्रवेश कर रहा है, ये समांतर प्रवेश कर रहा है तो ऐसे सीधे निकल जाएगा एक रेखीय पथ पर, मतलब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स 0 लगेगा तो जैसा जा रहा है वैसा तो सीधा चला ही जाएगा ना। और परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा तो सर्कुलर ऐसे घूमता रहेगा उस चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम सभी क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम सभी एक बात ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। जो इसका रिजल्टेंट होगा यह क्या होगा, इस पर दोनों कंडीशन अप्लाई करेगा। मतलब ऐसे ये दिल लग रहा है तो ऐसे सीधा चला जाएगा, और ऐसे जा रहा है तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना। तो इस पर यदि किसी एंगल पर प्रवेश कर रहा है तो सर्कुलर भी होगा और सीधा भी जाएगा। तो किस प्रकार जा सकता है, वो एक हेलिक्स के रूप में जा सकता है, कुंडलिनी के रूप में जा सकता है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब एक तो सीधा जा रहा है और ऊपर से एक सर्कुलर पाथ बनाता हुआ जा रहा है। दोनों यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो गई, एक तो सर्कुलर पाथ बनाकर जा रहा है और एक तो सीधा भी जा रहा है। सर्कुलर पाथ क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके जब परपेंडिकुलर यहाँ पर वो लेंगे, क्या कहते हैं, जब परपेंडिकुलर घटक लेंगे तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनाएगा,
और जब यहाँ पर समांतर घटक लेंगे तो सीधा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर जो ये कुंडली बना रही, जो ये हेलिक्स पथ बना रहा है, इस पर जब जो ये सर्कल बनेगा ना, इस पर जब इस सर्कल की रेडियस हम निकालेंगे, सर्कल की त्रिज्या निकालेंगे, तो कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो हो जाएगी, यहाँ पर जो कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर क्या हो जाएगी, एम भी परपेंडिकुलर अपान क्यू इंटू बी हो जाएगी। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर क्या है, भी साइन थीटा है। तो यहाँ पर r बराबर एम भी साइन थीटा अपान क्यू इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी r बराबर एम भी साइन थीटा अपान क्यू इंटू बी हो जाएगी। तो यदि हम जो वृत्तीय पथ है, जो सर्कुलर पाथ है, इसका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है t बराबर क्या होता है 2 पाई एम अपान क्यू इंटू बी। ये जो टाइम पीरियड है हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पर भी मैंने पहले भी बताया था, जो टाइम पीरियड है ये 2 पाई एम अपान क्यू बी होता है। ये वेलोसिटी पर, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है 2 पाई एम अपान क्यू बी हो जाएगा। तो यदि हम एक चीज़ की बात करें, जिसमें क्या कह सकते हैं, जब यहाँ पर जो कुंडली बन रही है, इसमें एक तो आगे की तरफ जा रहा है और एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो यहाँ पर जब ये सर्कुलर पाथ में घूमते हुए आगे की तरफ जाएगा, तो एक सर्कुलर पाथ पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं, पथ की पिच कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, पथ की पिच कहते हैं। तो जो पथ की पिच का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, पी बराबर जो भी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। मतलब जो सर्कुलर पाथ पर एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण कितना आगे जा रहा है, उसी को हम पथ की पिच कहते हैं। तो यहाँ पर p बराबर भी पैरेलल इनटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी पैरेलल होता है ये भी कॉस थीटा होता है, भी कॉस थीटा। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है इसका मल्टीपल कर देंगे तो 2 पाई एम अपान क्यू इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पथ की पिच का फार्मूला है ये भी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपान क्यू बी होता है। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, भी पैरेलल को मल्टीपल किया है और जो टाइम पीरियड है उसको मल्टीपल किया है, तो पथ की पिच हमें प्राप्त हो गई है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।